हेलो दोस्तों। तो आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो हमारी पीटी 365 पॉलिटी की। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। सबसे पहला टॉपिक हमारा संविधान से जुड़े मुद्दे, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहला है बेसिक स्ट्रक्चर। तो हाल ही में क्या हुआ था, जो केशवानंद भारती थे उनका जो है देहांत हो गया। ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस केस है। तो केशवानंद भारती श्री पदलवरु और अन्य बनाम केरल राज्य। ठीक है, जो इन्होंने केरल राज्य के विरुद्ध अनिवार्य जो अधिकरण था उसके लिए केस डाला था। तो उसके बाद जो मूल संरचना थी संविधान की, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें परिवर्तन किया गया था। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे अभी कि क्या क्या परिवर्तन किया गया था। तो मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का क्या हो गया, निधन हो गया है। केशवानंद भारती वाद के बारे में अगर हम बात करें तो केशवानंद भारती जो वाद था उसमें निर्णय सुनाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट था उसने संविधान की जो मूल संरचना थी उसको रेखांकित किया था। ठीक है, मतलब एक तरह से उसको फ्रेमवर्क दिया था, जो मूल संरचना थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, केस में जो केशवानंद भारती थे उन्होंने केरल सरकार के विरुद्ध जो है केस डाला गया था अनिवार्य अधिग्रहण का। ठीक है, जिसके उनके अकॉर्डिंग जो है जो अनुच्छेद 25, 26 और जो 31 थे इनका जो है अतिक्रमण हो रहा था वहाँ पे। ठीक है, तो ये केस किसके अंदर डाला गया था, केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963, इसके अंतर्गत इस केस को डाला गया था। ठीक है, तो इसका जो निर्णय था वो 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। ठीक है, जैसे हमारा कॉलेजियम सिस्टम में 5 है, तो उस समय पे मतलब काफ़ी बड़े जो है न्यायाधीशों की एक बेंच बैठी थी जिन्होंने इसका निर्णय सुनाया था। ठीक है, सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ होने के पश्चात निम्नलिखित मुद्दों को संबोधित करने के लिए इस वाद के दायरे का विस्तार किया गया था। ठीक है, इसको जब जो जजेस बैठे थे उन्होंने इन केसेस को भी साथ में रिवाइंड किया। गोलकनाथ वाद 1967, ये अभी आगे देखेंगे कौन से क्या विवाद है इसमें। अनुच्छेद 368, जो संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति होती है उसकी व्याख्या की गई। और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 25वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 1 और 2, 29वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता, इनके ऊपर बात की गई। ठीक है, तो केशवानंद भारती जो वाद था उसमें निष्कर्ष क्या निकले। ठीक है, इससे पहले हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर मतलब मूल संरचना के विभिन्न तत्व। तो इसमें क्या क्या तत्व थे, सबसे पहले भारत की संप्रभुता। संप्रभुता मतलब फ्रीडम, हम जो है हमारे देश के निर्णय होते हैं वो हम खुद से ही लेते हैं ना, दूसरे देशों के अकॉर्डिंग नहीं लेते। ठीक है, भारत एक संप्रभुता देश है। उसके अलावा नागरिकों के लिए सुरक्षित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आवश्यक विशेषताएं। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। कल्याणकारी राज्यों के निर्माण के लिए अधिदेश है। संविधान की सर्वोच्चता है हमारे देश में। सरकार का गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक स्वरूप है, अपने मन से हम अपनी जो है सरकार चुन सकते हैं। पंथ निरपेक्ष है, संघीय प्रकृति है, मतलब हमें अपने धर्म को चूज़ करने का भी अधिकार है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनके मध्य जो है शक्तियों का पृथक्करण है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। ठीक है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है उसकी शक्ति हमारे पास आर्टिकल 13 में होता है जो कि। ठीक है, उसके अलावा जो डीपीएसपी है, मूल अधिकार और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं उसके मध्य सामंजस्य एवं संतुलन है। उसके बाद हमारे पास संसदीय प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, बिल जो पास होते हैं इनके अकॉर्डिंग। विधि का नियम है, समता का अधिकार है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है हमारे पास। उसके बाद संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति है ना, ये नहीं कि सब कुछ में संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार में जैसे संशोधन नहीं, मतलब संशोधन हो सकता है पर बेसिक स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते उसमें। न्याय तक प्रभावी पहुंच है हमारी। मूल अधिकारों में अंतर्निहित सिद्धांत या सार है। उसके बाद अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ। ठीक है, अनुच्छेद 226 और 27 में हाई कोर्ट की शक्तियाँ। ठीक है, ये हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो केशवानंद भारती वाद था उसके निष्कर्ष क्या थे, जो 24वां संशोधन था उसकी वैधता को इसमें बरकरार रखा गया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निर्णय दिया कि जो संसद है उसको संविधान के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, मूल अधिकारों सहित। पर उसमें शर्त क्या रखी गई, संशोधन द्वारा संविधान की जो अनिवार्य विशेषताएं हैं या मूलभूत जो सिद्धांत या मूल ढांचा है उन संरचना में परिवर्तन, उनकी क्षति या लोप
नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे मूल ढांचे के सिद्धांत के रूप में जाना गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। उसके बाद गोलकनाथ वाद के निर्णय को सही किया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद जो 368 है उसमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, इसमें क्या है, दोनों शामिल होते हैं। और संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति एवं विधायी शक्ति क्या है, आपस में अलग अलग है। ठीक है, संशोधन करने में मतलब कोई भी एक्ट बना सकते हैं हम। ठीक है, और उसकी जो है विधायी शक्ति है, मतलब कानूनी शक्ति जो होती है, ये दोनों हमारी अलग अलग होती हैं। ठीक है, विधायी शक्ति में जो कोई भी संसद के द्वारा जो कानून होता है वो पास किया जाता है। तो इसके बाद देखिए क्या है, एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, अलग अलग केसेस दिए गए हैं और उनके जो निर्णय उस समय आए थे वो दिए गए हैं। जैसे कि पहला 1961 है, शंकरी प्रसाद केस, और सज्जन सिंह केस 1965 में। तो इन दोनों से क्या निर्णय निकल के आया कि जो पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, जो भी जो अमेंड संशोधन किया जाएगा किसी भी पार्ट में फंडामेंटल राइट को इंक्लूड करके, तो वो आर्टिकल 368 के अंदर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1967 में गोलकनाथ केस आया, उसमें कहा गया कि आर्टिकल जो 368 है, सॉरी 368 है यहाँ पे भी, 368 डिड नॉट कन्फर अमेंडिंग पावर टू पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब ये जो है इसको संशोधन करने की शक्ति जो है आर्टिकल 368 से नहीं दी जा रही है। ठीक है, उसके बाद फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, मतलब जो यहाँ पे हाँ कहा गया था उसके लिए यहाँ पे ना कह दिया गया गोलकनाथ में केस में कि फंडामेंटल राइट जो है संशोधन नहीं किया जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद 1971 में आए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 24 में क्या कहा गया कि पार्लियामेंट जो है अमेंड मतलब संशोधन कर सकती है, पर अगर कोई भी कानून 13 आर्टिकल के अंदर आएगा तो उसमें जो है 13 आर्टिकल में क्या है, जो जुडिशियल रिव्यू होता है। ठीक है, उसके अंदर अगर कोई भी कानून आ रहा है तो उसमें संशोधन नहीं कर सकती संसद। ठीक है, पार्लियामेंट इसमें संशोधन नहीं करेगी अगर आर्टिकल 13 के अंदर आ रहा है, ये कहा गया 1971 में। और उसी में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, जिसमें कि 2 सेक्शन थे। पहला सेक्शन क्या था, कर्टेलमेंट राइट टू प्रॉपर्टी विद ड्यू कंपनसेशन, मतलब जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी का एक्ट था जो कि आर्टिकल 31 में आता है। ठीक है, 31 में पहले 7 थे, फिर उसको राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको हटा दिया गया, फिर इसके अंदर 6 टोटल जो लॉ थे वो बच गए। ठीक है, तो 7वां जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 300A के अंदर जो है शामिल कर दिया, मतलब पहले ये क्या था, हमारा मूल अधिकार था, उसके बाद इसको शामिल हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, क्योंकि इस पर वाद विवाद बहुत ज़्यादा होते थे, ज़मीन पे पहले बहुत लड़ाई होती थी, तो अगर मूल अधिकार बनाएंगे तो हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा या हाई कोर्ट जाएगा, तो उन्होंने इसको कानूनी अधिकार बना दिया कि आप पुलिस के पास जाएँ और अपना जो ज़मीन का आपका निपटारा है वो आसानी से हो जाए। ठीक है, सेक्शन 3 में जो है DPSP ओवर फंडामेंटल राइट, DPSP को प्रेसिडेंस किया गया फंडामेंटल राइट के ऊपर। उसके बाद टुक अवे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू फॉर 39B और 39C, मतलब ये था जो 39C था, जैसे जो पैसा वगैरह हम जमा करते हैं उसके लिए था ये, और 39B का क्या था, जो लैंड जो भूमि को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अलग अलग लोगों में, ये उसके लिए था। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहा गया था कि मतलब जो ये है ना, ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिकल जो समानता का अधिकार है, इन सब को वो कर रहे हैं, मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं इन आर्टिकल्स का। तो उसके बाद सरकार द्वारा ये मतलब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट था उसके द्वारा ये कहा गया कि अतिक्रमण कर रहे हैं, पर इनको जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन से हटा नहीं सकते फिर भी। ठीक है, क्योंकि हर एक के पास अधिकार होना चाहिए पैसा जमा करने का, और जो उसकी ज़मीन है वो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है उसे इन फ्यूचर आगे जो अपने बच्चों में या कैसे भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके आर्टिकल 14 का इसमें अतिक्रमण हो रहा है, पर हम इसे जो है कुछ बेसिक जो नीड है वो लोगों की, उसके अकॉर्डिंग इसे जो है अमेंडमेंट इसमें नहीं करेंगे। उसके बाद 1973 में आया केशवानंद भारती केस, जो कि अभी तक चल ही रहा था, जिसमें लाइन ऑफ थ्रू मेंटेन एंड स्ट्रेंथन इन द सब्सिक्वेंस जजमेंट लाइक, मतलब इसके अंदर जो भी हमारे वो थे संशोधन करने के थी, उसमें फंडामेंटल जो हमारे राइट थे ना उसको बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया गया संविधान के, और ये कह देगा कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें जो है संविधान वो जो संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती, मतलब हम इसमें संशोधन नहीं चाहते थे, इसकी वजह से हमने इस पूरे को उठा के जो हमने पीछे पढ़े
वो बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया और ये बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को जो संविधान है वो जो संसद है उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने फंडामेंटल राइट को एक तरह से संशोधन होने से बचा लिया। ठीक है, तो इसके अंदर ही केसेस आए, मिनिमम मिल केस, SR बोमाई केस, IR कोएल्हो केस, ये सब इसी के जो है एक तरह से इसको स्ट्रेंथन कर रहे थे, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद अन्य निर्णय क्या थे? सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्से को छोड़कर 25वें और 29वें संविधान संशोधन को वैध स्वीकार किया और यह भी कहा कि जो उद्देशिका संविधान का एक भाग है उद्देशिका तथा इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो डोनाल्ड ट्रंप पे 2 बार महाभियोग चलाया गया उसके बारे में है ये। तो यहाँ पे हम इंडिया और जो USA का कंपैरिजन पढ़ लेंगे, वहाँ पे प्रेसिडेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले अगर आधार की बात करें तो अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय संविधान के अतिक्रमण के आधार पर जो है भारतीय राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर USA की बात करें तो राजद्रोह, रिश्वतखोरी या कोई अन्य बड़े अपराध के आधार पर ही उन पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, या फिर अगर भारत की रेस्पेक्ट में बात करें तो हमारे जैसे लोकसभा है, ठीक है, निचला सदन। अगर इसकी प्रक्रिया की बात करें तो प्रथम चरण में क्या होता है, ऐसे संकल्प पर संबंधित सदन के जो 1/4 सदस्य होंगे उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया हो। जिस भी सदन में स्टार्ट हुआ 1/4 द्वारा हस्ताक्षर। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन की लिखित सूचना दी जाएगी। उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर अमेरिका में बात करें तो आरोपों की जांच आरंभ करने हेतु साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय चरण में क्या होता है, दूसरा सदन ऐसे आरोपों का अन्वेषण मतलब उसकी जांच करेगा। पहले से पास हो गए, दूसरे में क्या, फिर वो उसका अन्वेषण करेगा। दूसरे सदन द्वारा भी इसे कुल सदस्य संख्या के अगर 2/3 से पास कर दिया जाए तो पारित करना आवश्यक है और ऐसा करने होने के पश्चात राष्ट्रपति को अपना पद से हटाना होगा। ठीक है, अगर वहाँ पे बात करें अमेरिका में तो सीनेट जो हाई सदन है, मतलब पहले लोअर से स्टार्ट हुआ ये, फिर हाई में जाएगा उच्च सीनेट में, उसकी ये जो है न्यायालय की भूमिका निभाएगा सीनेट। सीनेट से अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है, पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। ठीक है, इसके बाद है राज्यपाल की समाधान करने की, जो पार्डनिंग करता ना, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो हाल ही में जो राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी करार जो AG पैरालिवलन, इनकी सज़ा को रिमिशन करने की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास 2 वर्षों से अधिक समय से लंबित पड़ी है। ठीक है, 2 ईयर से ज़्यादा हो गए इनकी जो रिमिशन करने का। भी रिमिशन हम देख लेंगे परिहार कि इसमें क्या किया जाता है, तो ये पड़ी हुई है। इसके बारे में अब समाधान की शक्ति देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत इन्हें समाधान की शक्ति जो है प्राप्त है और राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हैं। सबसे पहले, संघीय विधि के विरुद्ध अगर किसी अपराध में दिया गया दंड हो तो समाधान दे सकते हैं सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, या फिर यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 161 के तहत उन्हें 172 के तहत किसी राज्य का राज्यपाल भी समाधान शक्तियाँ रखता है, परंतु निम्नलिखित सिर्फ 2 परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिसमें राष्ट्रपति की जो है समाधान की शक्ति ज़्यादा होती है। पहली क्या है, राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सज़ा को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, सैन्य न्यायालय। और दूसरे में राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर कोई राज्य विधि मृत्युदंड की सज़ा निर्धारित करती है तो भी समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ना कि राज्यपाल के पास। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। इसके अलावा निम्नलिखित शामिल है उनके पास। सबसे पहले पार्डन, माफ़ कर देना, सीधा ये बोला कि इनकी जो है माफ़ कर दिया जाए सज़ा को, राष्ट्रपति जब कहते हैं। इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सजा, दंड, दंडादेश एवं निर्भरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाएगा। लघुकरण क्या होगा, सज़ा को कम कर देंगे। मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना, है ना।
परिहार जो कि अभी उनको दिया जाएगा। ठीक है। सज़ा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 का कर देना, मतलब आधी कर दी। उसके बाद विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा को कम करना, जैसे शारीरिक कोई अपंग हो गया है या महिलाओं की गर्भावस्था है, इसके कारण जो है विराम, रिस्पाइट। प्रविलंबन, यह किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया से संबंधित है, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टाल देना। ठीक है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो उनके पास क्या क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को निलंबित कर सकता है। ठीक है, निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है और दंड की अवधि भी कम कर सकता है। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को निलंबित, परिहार अथवा उसका लघुकरण कर सकता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। डिफरेंस देखेंगे तो थोड़ा दिमाग में आपके जल्दी बैठ जाएगा। आगे देख, अब हमने इंडिया के राष्ट्रपति और राज्यपाल में देख लिया। भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों की तुलना कर लेते हैं। हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा जो उनके सलाहकार था, जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उनको जो पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार था उनको क्षमा करने के लिए अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किया। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास संघीय अपराधों से संबंधित सजाओं को क्षमा करने या लघुकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। यह एक तरह की असीमित शक्ति है, इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। जबकि भारतीय राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह, ठीक है, ये याद रखिएगा, मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है, जिसमें अनुच्छेद 72 और अगर आप राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 161। इस टाइप से आप मतलब रिलेट करके याद करते चलेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बैठा रहेगा। ठीक है, 72, 161। उसके पास क्षमा, प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति है, पर मंत्रिमंडल की सलाह पर। ठीक है, अगला क्या है, ओबीसी। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है, जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज़ है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्गों का उपवर्गीकरण, जो हमने पढ़ा था ना जनवरी की शायद उसमें पढ़ा था, जो नॉन क्रीमी जो क्रीमी लेयर था उनको आरक्षण से बाहर कर दिया गया, जिनकी मतलब जो पर ईयर की जो वो थी सैलरी 8 लाख से ऊपर थी। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने ओबीसीज़ के जो उपवर्गीकरण है उसके मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्ष 2017 में ओबीसी के उपवर्गीकरण की जांच के लिए न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित किया गया था। अनुच्छेद 340 में क्या होता है, जो राष्ट्रपति जी हैं उनको पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, जिसके अंदर मंडल आयोग, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आया क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है ये। तो वर्ष 1990 में तत्कालीन जो केंद्र सरकार है उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था कि जो ओबीसीज़ हैं उनको केंद्र सरकार की सेवाओं और जो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है उनसे संबंधित नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत उन्हें जो है 27% आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय मंडल आयोग की रिपोर्ट 1980 पर जो आधारित थी, जिसे वर्ष 1979 में गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, वीपी मंडल, जिनके नाम पे इस आयोग का नाम रखा गया, उनके द्वारा की गई थी। मंडल आयोग को जातिगत भेदभाव के निवारणार्थ सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करनी थी। ठीक है, तो केंद्र सरकार के संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण हेतु अनुशंसा 1992 में लागू की गई थी, जबकि शिक्षा के में जो आरक्षण वर्ष था वो 2006 में लागू हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 15(4) के तहत 1992 में जो है उनके संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण हेतु अनुशंसा 1992 में की गई थी, पर शिक्षा के लिए 2006 में। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं का लाभ जो है सबसे पिछड़े समुदाय को प्राप्त हो, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी निर्णय जो 1992 में दिया गया था उनके द्वारा क्रीमी लेयर मानदंडों को लागू किया था। तो उनके मानदंड क्या थे, जो भी 8 लाख रुपए या उससे अधिक की जो वार्षिक आय होगी वाले एक परिवार को ओबीसी के मध्य क्रीमी लेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वह आरक्षण के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी वाद में आरक्षण हेतु निर्धारित की गई शर्तें क्या थी, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो है पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा,
उसके अलावा उन पर जो है कैप लगा दी गई थी, एक 50% की ऊपरी सीमा थी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल आरक्षण लगाया गया था उनके ऊपर, एक कैप लगा दी गई थी। पिछड़ी जातियों में से क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें इसके लाभ से अनिवार्यतः वंचित किया जाना चाहिए। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी होते कौन है? ओबीसी एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग सरकार द्वारा शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित जातियों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ओबीसी एक विशाल विजातीय समूह है। इसमें विभिन्न जातियों या उपजातियों शामिल हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में काफ़ी भिन्नताएं विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा नॉर्थ है, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में ओबीसी में भूस्वामी समुदाय शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ निर्वाह श्रम पर जीवन व्यतीत करने वाले समाज के कई निर्धन वर्ग भी इसी के अंतर्गत आते हैं। मतलब अमीर भी इसी में आ रहे हैं और बहुत ही निर्धन वर्ग के वो भी ओबीसीज में आ रहे हैं, ठीक है। इसी के लिए क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर 2 लेयर बना दी गई है। उप वर्गीकरण का विचार की अगर हम बात करें तो कहाँ से आया? 1955 की प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट ने ओबीसी को पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों में उप वर्गीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वर्ष 1979 की मंडल आयोग की रिपोर्ट में एक सदस्य LR नाइक ने एक असहमति नोट द्वारा मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों में उप वर्गीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। 1997 में किन्होंने? LR नाइक, ठीक है। इन्होंने एक असहमति नोट द्वारा इन दोनों में डिफरेंस बताया था। 2015 में जो NCBC है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उन्होंने प्रस्ताव किया कि ओबीसी को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे समूह ए रखा गया, जिसमें बहुत ही जो गरीब लोग हैं उनको शामिल किया गया। इसमें उन समुदाय शामिल किया जाना चाहिए जो ओबीसी के भीतर भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इन समुदायों में आदिम जनजातियाँ, घुमंतु, अर्ध घुमंतु जनजातियाँ भी शामिल हैं और जो पारंपरिक व्यवसायों में संलग्न भी है अपने, ठीक है। उसके बाद अधिक पिछड़ा वर्ग जो इनसे कम थोड़े वो थे, ये सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा वर्ग थे वो इसमें आ रहे थे बी कैटेगरी में। इसके अंतर्गत वे व्यावसायिक समूह शामिल होंगे जो पारंपरिक व्यवसायों को जारी रखे हुए हैं, ठीक है। जो उनके मतलब बाप दादा ने जो काम किया उसी में अभी भी लगे हुए हैं। उसके बाद पिछड़ा वर्ग सी जो ग्रुप था, उसमें तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ वर्ग शामिल होंगे। जो NCBC की रिपोर्ट है उनके अनुसार 11 राज्यों में जो है राज्यों ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण के लिए ओबीसी का उप वर्गीकरण किया। जो ये लागू हुआ है वो 11 राज्यों में हुआ। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु, इन 11 राज्यों में ये लागू हुआ है। अगर NCBC की बात करें तो अब तक अनुच्छेद 338 के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है NCSC, इसके द्वारा ओबीसीज को संबंधित शिकायत को समाधान किया जाता था पहले NSSC में। ज्ञातव्य है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 है, इसके तहत NCBC का गठन किया गया, ठीक है। इसके तहत इसका गठन किया गया। वर्तमान NCBC केवल ओबीसी सूची से जातियों को शामिल करने और हटाने तथा आरक्षण के लाभ से इन जातियों को पृथक करने वाली जो क्रीमी लेयर है उसके लिए आय के स्तर को निर्धारित करने की अनुशंसा कर सकता है, ठीक है। क्रीमी लेयर के लिए इसको जो है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, मतलब अधिनियम है तो वो कम होगा, ठीक है। जैसे विधेयक ये 123वां था, पर विधेयक क्या होता है कहीं पास नहीं होते बीच में, उसकी वजह से इनके नंबर आगे पीछे होते रहते हैं। उसके माध्यम से NCBC को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। तो NCBC किस में आता है? इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह अधिनियम उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके आयोग के समान अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ओबीसी को सबसे संबंधित वैसे कार्य जो पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा निष्पादित किए जाते थे अब इस नए आयोग को सौंप दिए गए हैं, ठीक है। इस संशोधन के माध्यम से जो अनुच्छेद 342A और 366 है उसमें भी परिवर्तन किए गए। 342 में क्या हुआ? जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको केंद्रीय सूची में डाला गया। और जो 366 में क्या है, इसमें कुछ परिभाषाएँ शामिल थी जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, जब तक इनकी ज़रूरत ना पड़े तब तक इनका यूज़ ना हो, तो ऐसी परिभाषा इसमें शामिल होती थी। इस अधिनियम के अनुसार NCBC में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 5 सदस्य शामिल होंगे। उनका कार्यकाल और सेवा की शर्तें कौन देंगे? राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। इस आयोग द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रमुख कार्य: आरक्षण लागू ना होने, आर्थिक शिकायत,
हिंसा आदि से संबंधित शिकायतों के मामले में नागरिक इस आयोग के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकेंगे। ठीक है, यह अधिनियम प्रस्तावित आयोग को अधिकारों, रक्षोपायों, उनसे वंचित होने की शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसे एक दीवानी न्यायालय के समान मुकदमा चलाने, किसी को सम्मन जारी करने, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये सुर्खियों में क्यों था? जो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने शासन जो गवर्नेंस है उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को भी सम्मिलित करने के लिए सरकार को राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन करने की सलाह दी है। इस जो है अधिनियम 1963 के बारे में अगर हम देखें तो इसे वर्ष 1963 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? ऐसी भाषाएं प्रदान करना जिनका उपयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजनों, जो उनके कार्य हैं, संसद में कार्य संचालन हो रहा है, केंद्रीय और राज्य अधिनियम तथा जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालयों की भाषा के रूप में किया जा सकेगा। ठीक है, हाई कोर्ट बोला है, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार कुछ निश्चित उद्देश्य जैसे कि संकल्प, नियम, सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट, अनुज्ञा पत्र, निविदा प्रारूपों आदि के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान के भाग जो है 18 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में इसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है 343 से 351 के लिए। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये सारी भाषाएं, इनमें से 14 भाषाओं को मूल संविधान में भी शामिल कर लिया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, इससे पहले ये देख लेते CIIL, ये क्या है? भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ये जो है शिक्षा मंत्रालय के तहत एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं के विकास के लिए समन्वय स्थापित करना, कम बोले जाने वाली अल्पसंख्यक एवं जनजातीय भाषाओं का संरक्षण और प्रलेखन, अलग अलग क्षेत्रों में जो गैर भाषी स्थानीय लोग होते हैं उनके मध्य 15 से अधिक भाषाओं का प्रसार कर भाषाई सामंजस्य स्थापित करना। भाषा के विषय में केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श दे सकता है CIIL। इसके अतिरिक्त CIIL कई अन्य कार्यक्रमों का भी संचालन करते हैं, जैसे भारतीय भाषाओं का विकास करना, क्षेत्रीय भाषा केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षण सेवा आदि। ठीक है, तो उसके बाद जो है संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। 343 के 3 के अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग वो दे रखे भाषा। शासकीय प्रयोजनों के लिए संविधान के प्रारंभ होने की तिथि के 15 वर्ष अर्थात 25 जनवरी 1965 की अवधि के पश्चात भी संसद विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकती है। 344 के 1 के यह उपबंध करता है कि संविधान के प्रारंभ होने से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा। 348 का फर्स्ट उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। ठीक है, 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, राजभाषा आयोग की बात करें अगर हम, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो संविधान का जो 344 अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति तक, ठीक है, मतलब 50 से 55 तक पर समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, मतलब 50 से 55, 55 से 65 आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ठीक है, यह आयोग क्या करेगा, इसका कर्तव्य क्या होगा कि वो राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करे, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधों
करेगा और अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का यूज़ करेगा संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप में। ठीक है, उसके बाद है संघ की राजभाषा या संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करे। यह भी उल्लेख किया गया कि एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के। ठीक है, 30 में से 20 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, जो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। ठीक है, उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो राइट टू प्रोटेस्ट, जो CAA के दंगे हुए थे दिल्ली में, उसके लिए जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में सड़क अवरुद्ध करने के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन के अधिकार बनाम आवाजाही के अधिकार के संबंध में निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त एक अन्य मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को अपने सर्वथा उचित मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट विरोध प्रदर्शन को तब तक जारी रखने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जब तक कि उन्हें प्रतीत होता है कि वे 3 विवादास्पद जो कानून थे हमारे 3 उनको लेकर सहमत नहीं हैं। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि विरोध प्रदर्शन से हिंसा में परिवर्तित स्थिति में यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द राइट टू प्रोटेस्ट देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल 19 में आते हैं राइट टू प्रोटेस्ट। फर्स्ट का ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू डेमोलिशन और पिकेटिंग, नो राइट टू स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक का कोई अधिकार नहीं है। 1 का बी क्या है, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, जो कि अभी सरदारों द्वारा की जा रही है यहाँ दिल्ली NCR बॉर्डर पे। 19 का, पावर ऑफ स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब स्टेट उन पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, हेट स्पीच, ये भी पढ़ा हुआ हम न्यूज़ में पढ़ा था ये हमने। अमीश देवगन बनाम भारत संवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि घृणा वाक्य हेट स्पीच वस्तुतः बहुलता के प्रति प्रतिबद्ध एक राज्य व्यवस्था में समता के जो अधिकार है उसको हानि पहुंचाती, राइट टू इक्वालिटी को। ठीक है, प्रमुख अवलोकन की अगर हम बात करें तो हेट स्पीच बनाम फ्री स्पीच। फ्री स्पीच में सरकारी नीतियों पर टिप्पणी करने, पक्ष लेने या आलोचना करने का अधिकार शामिल है फ्री स्पीच में। हेट स्पीच में क्या होता है, किसी लक्षित समुदाय या समूह के विरुद्ध घृणा का सृजन या प्रचार करना शामिल है, मतलब इनकी डेफिनेशन दी गई है। भारत में किसी भी कानून में हेट स्पीच को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि हेट स्पीच सामान्यतः व्यक्ति को एक समूह के विरुद्ध घृणा को उकसाने जैसे कृत्यों से भारतीय दंड संहिता इंडियन पीनल कोड उसकी विभिन्न धाराओं यथा 153A, 295 आदि के तहत इन्हें निपटा जाता है सॉरी। ठीक है, तो बस अभी के लिए फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे अभी। तो ठीक है, जब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे।